So, hello, dear students. I hope you all are doing fantastic. I hope you all are happy and healthy. प्यारे बच्चों, आइए शुरू करेंगे आज का अपना जबरदस्त सेशन। हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर्स के बैंकिंग में आए हुए क्वेश्चंस को कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस उन सब बच्चों के लिए बहुत ही क्रूशल हैं, सेंसिटिव हैं, प्रोडक्टिव होंगे जो बच्चे बैंकिंग का तैयारी कर रहे हैं, आईबीपीएस की तैयारी कर रहे हैं, एसबीआई की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी बैंकिंग के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वैसे तो क्योंकि ये एरर स्पॉटिंग है, एरर डिटेक्शन है, तो ये ग्रामर पर होलसम काम करते हैं। यानी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, चाहे वो एनडीए है, सीडीएस है, एफकेट है, कोई भी एसएससी, बैंकिंग, टीचिंग, डिफेंस, जहां पर ग्रामर आ रही है, बहुत ही अच्छे लेवल की ग्रामर के लिए है। पर्टिकुलरली हमने निकाले हैं ये आईबीपीएस के बच्चों के लिए। ठीक है, तो चलिए आइए फिर शुरू करते हैं। आज हम स्पॉटिंग एरर्स का पार्ट 5 करेंगे। अब तक हम लोगों ने 4 सेशंस ऑलरेडी कर लिए हैं। जो बच्चे नए हैं यहाँ पर, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि पहले वो 4 सेशंस जो ऑलरेडी हो चुके हैं उनको देखें, ताकि वो अच्छी तरीके से चीजों को रिलेट कर पाए। तो चलिए आइए फिर शुरू करें, स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं स्पॉटिंग एरर्स का पार्ट 5। लेकिन उससे पहले सब बच्चों के पास एक कॉपी और पेन, रजिस्टर कॉपी पेन होना चाहिए, ताकि इंपॉर्टेंट चीजों को आप जरूर जरूर नोट करें। चलिए आइए फिर शुरू करते हैं। So before starting this session, there is a disclaimer. The images used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करें। अब आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न संख्या 1 आपके सामने है। देखिए निर्देश क्या है, डायरेक्शंस क्या है। रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी एरर इन इट। द एरर, इफ एनी, विल बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। द नेम ऑफ द पार्ट इज द आंसर। मैं समझा देता हूं। ये नीचे देख रहे हैं आप 1, 2, 3, 4। तो इसमें से किसी भी पार्ट में आपको लगता है अगर एरर है तो आप उसको मेंशन कर दीजिए। ठीक है, और अगर 1, 2, 3, 4 पढ़ा आपने, आपने लॉजिक लगाया, कैलकुलेशन की, और आपने देखा कि भाई किसी पार्ट में कोई एरर नहीं है, तो सेंटेंस नो एरर जाएगा। तो फिर आपका ऑप्शन बन जाएगा, आपका विकल्प बन जाएगा नंबर 5, नो एरर। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए सेंटेंस में क्या कह रहा है। He does nothing but to find faults with others and laugh at them. He does nothing but to find faults with others and laugh at them. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, कुछ नहीं करते, बस कमियां निकालते रहते हैं दूसरों की और उनके ऊपर हंसते रहते हैं। हाँ, चाहे कितनी ही कमी उनके अंदर खुद हो, बट वो अपने आप को कभी इंप्रूव कर ही नहीं पाएंगे, है ना। चलिए ये तो हुई अलग बात। अब इस सेंटेंस में आपको एरर ढूंढना है प्यारे बच्चे। लीजिए टाइमर और ध्यान से बनाना। चलिए समय समाप्त हुआ। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम इसलिए दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ने से आप इसको पकड़ ही नहीं पाएंगे। पढ़ने में बिल्कुल ठीक लग रहा है सेंटेंस। चलिए आइए चेक करते हैं फिर। जो एरर है वो ऑप्शन नंबर 2 पार्ट 2 में है, बट टू फाइंड फॉल्ट्स। यहां पर एरर है। सॉल्यूशन क्या कहता है, यूज ऑफ टू आफ्टर नथिंग बट इज इनकरेक्ट। नथिंग बट के बाद जो टू लगा रहे हैं हम, वो गलत है। ही डज नथिंग बट वॉच टीवी, इस तरीके से ठीक होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, द सेंटेंस कंटेन एन एरर इन पार्ट 2, द फ्रेज बट टू फाइंड फॉल्ट्स इज इनकरेक्ट बिकॉज नथिंग बट, जो ये फ्रेज होता है, द वर्ब नॉट, द वर्ब शुड नॉट बी इन
द इन्फिनेटिव फॉर्म, इन्फिनेटिव समझते हैं, 2+v1 नहीं आनी चाहिए, 2+v1 को इन्फिनेटिव बोलते हैं, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। द कंस्ट्रक्शन नथिंग बट इज फॉलोड बाय अ बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसको बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं, बेस फॉर्म आनी चाहिए, बेयर इन्फिनेटिव। 2+v1 इन्फिनेटिव नाउन का काम करता है हमेशा, और विदाउट टू वर्ब बेस फॉर्म में आ गई तो उसको बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं। लिख लो ये भी यहां पर। द करेक्ट फॉर्म would be nothing but find instead of nothing but to find, ठीक है। This is because nothing but is used to mean only or merely, and is typically followed by the base form of the verb that is called bare infinitive. So the correct sentence should read or should be like this: he does nothing but find faults with others and laugh at them. ये इसका सही करेक्शन हुआ। लिख लेना, 100% ऐसी एरर आ सकती है, स्किप मत करना। चलिए लिख लिया आप सबने, चलें अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है बच्चे। द चीफ मिनिस्टर शुड नॉट लेट द टेररिस्ट एक्टिविटीज टू ग्रो इन आवर स्टेट। चीफ मिनिस्टर जो है उसको कह रहे हैं, उसको शुड नॉट लेट द टेररिस्ट एक्टिविटीज को ग्रो, इंक्रीज करना देना चाहिए, नहीं करने देना चाहिए स्टेट में। लीजिए टाइमर बनाइए। चलिए समय समाप्त हुआ। द चीफ मिनिस्टर शुड नॉट लेट द टेररिस्ट एक्टिविटीज टू ग्रो इन आवर स्टेट। आइए देखते हैं। यहां पर एक एरर बनती है पार्ट 4 में, ऑप्शन नंबर 4 में, टू ग्रो इन आवर स्टेट। इसको समझने के लिए पहले लेट वर्ब आपको क्लियर करनी पड़ेगी। ये पिछले सेशंस में, इससे पहले वाले जो पार्ट 4 था उसमें मैंने आपको लेट वर्ब को पूरी अच्छी तरीके से समझाया था। The sentence contains an error in part 4. The phrase to grow is incorrect because after the verb let, the base form of the verb, base form of verb क्या होती है, जिसको हम bare infinitive बोलते हैं, verb without to should be used. This is a common rule in English. When let is used, it is followed by directly by the base form of the verb rather than infinitive. 2+v1 नहीं आता, सिर्फ base form आती है। So the correct sentence should be the chief minister should not let the terrorist activities grow in our state. ये सही स्टेटमेंट बनेगी, ठीक है। ध्यान रखना, लिख लेना, let verb या verb let is followed by the base form of the verb that is called bare infinitive. ये लिख लो। लिख लिया सब बच्चों ने? चलिए, लेट वर्ब से पहले भी कुछ कंसेप्ट थे, वो भी देख लेना, ठीक है। जब पेपर टफ बनाने की कोशिश करेगा तो फिर यहां से ये जो ऑड, जो नॉर्मल या जो आम कंसेप्ट नहीं है वहां से एरर डाले, ऑड पूछा जाएगा फिर आपसे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इट इज बेटर टू स्टे एट होम देन टू गो टू मार्केट व्हेन इट इज रेनिंग। It is better to stay at home than to go to market when it is raining. ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, नीचे ऑप्शंस है आपके पास, ध्यान से पढ़िए। लीजिए टाइमर। चलिए समय समाप्त हुआ। बढ़िया कंसेप्ट है, इसलिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिया मैंने।
अगर आपने कंसेप्ट पढ़ रखा होगा तभी आप इनको बना पाएंगे प्यारे बच्चे, ठीक है। तो यहां पर एरर बनती है पार्ट 2 में, ऑप्शन नंबर 2 में, एट होम देन टू, ये एरर है। अब इसको थोड़ा ढंग से समझते हैं। डिलीट टू, यूज ऑफ टू आफ्टर देन इज इनकरेक्ट। एक फ्रेज होता है इट इज बेटर, तो इट इज बेटर टू स्टडी देन वॉन्डर हेयर एंड देयर। तो इट इज बेटर बाद हमेशा बेयर इन्फिनेटिव आता है बच्चे। The sentence contains an error in part 2. The phrase then to is incorrect. After then, you should use the base form of the verb without to. This is common structure when comparing two actions, especially or particularly after better or other similar expressions like rather. आप लिख लीजिए, मैं समझा देता हूं। अगर आपको कहीं पर भी ये फ्रेज मिल रहा है, इट इज बेटर या फिर इट इज रेदर, इट इज बेटर, इट इज रेदर, तो इसके बाद हमेशा ही बेयर इन्फिनेटिव लिखा जाता है। लास्ट लेक्चर में, लास्ट सेशन में, स्पॉटिंग एरर पार्ट 4 में मैंने आपको समझाया था, इन्फिनेटिव होता है 2 + V1 और बेयर इन्फिनेटिव यानी बेस फॉर्म होती है विदाउट टू, ठीक है। तो इट इज रेदर, इट इज बेटर, इनके बाद हमेशा बेयर इन्फिनेटिव आता है। बहुत सिंपल है, वर्ब विदाउट टू आती है। सो द करेक्टेड सेंटेंस शुड बी इट इज बेटर टू स्टे होम rather than टू हटा दिया, गो लिख दिया, rather than go to market when it is raining. वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है बच्चे। Without taking proper care, the doctor would not have been saved the life of this patient. Without taking proper care, the doctor would not have been saved the life of this patient. चलिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है ना। ध्यान से बनाइएगा, लीजिए टाइमर। चलिए, समय समाप्त हुआ। तो सेंटेंस था विदाउट टेकिंग प्रॉपर केयर द डॉक्टर वुड नॉट हैव बीन सेव्ड द लाइफ ऑफ दिस पेशेंट। एरर आती है पार्ट 3 में, ऑप्शन नंबर 3 में, नॉट हैव बीन सेव्ड, यहां पर एरर है। समझते हैं एक बार कंसेप्ट को। The sentence contains an error in part 3. The phrase not have been saved should be corrected to not have saved. होता क्या है, देखो मैं आपको समझाता हूं। जब ये ऐसे लिखा हो ना, विदाउट टेकिंग प्रॉपर केयर, अगर प्रॉपर केयर ना करता कौन, डॉक्टर, सो डॉक्टर वुड नॉट हैव बीन सेव्ड। पता है इसका मीनिंग क्या बन रहा है, कि डॉक्टर को नहीं बचा लिया गया होता, ये बन रहा है मीनिंग, कि डॉक्टर को नहीं बचाया गया होता। डॉक्टर ने पेशेंट को नहीं बचाया होता या डॉक्टर को नहीं बचाया गया होता। तो ये जो पैसिव फॉर्म में लिखा है ना, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सेव्ड, ये गलत है। यहां से बीन हटाइए, ठीक है। विदाउट टेकिंग प्रॉपर केयर द डॉक्टर वुड नॉट हैव सेव्ड, बचा नहीं पाया होता डॉक्टर, किसको, लाइफ को, किसकी, पेशेंट की। तो यहां पर जो हमने अननेसेसरी बीन लगाकर इसे पैसिव फॉर्म में लिख दिया है, ये गलत है, ठीक है, इट इज रॉन्ग। आई होप आपको कंसेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। सेंटेंस बना, विदाउट टेकिंग प्रॉपर केयर द डॉक्टर वुड नॉट हैव सेव्ड द लाइफ ऑफ दिस पेशेंट। दिस शुड बी द करेक्ट स्टेटमेंट।
चलिए अगले वाले पर। चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। टेकिंग ब्रेकफास्ट he went to the office and ordered the staff to complete the work without any further delay. बढ़िया क्वेश्चन है, लीजिए ध्यान से बताइए। लीजिए टाइमर। तो यहां पर समय समाप्त हुआ। आइए समझते हैं। सेंटेंस था टेकिंग ब्रेकफास्ट ही वेंट टू द ऑफिस एंड ऑर्डर्ड द स्टाफ टू कंप्लीट द वर्क विदाउट एनी फर्दर डिले। डिले ना करें, ठीक है। स्टाफ को बोला कि ऑर्डर को कंप्लीट करें। टेकिंग ब्रेकफास्ट पार्ट 1 में एरर आ गई है। देखिए, अगर ध्यान से अगर आप इसे पढ़ते भी हैं तो भी इसका मीनिंग समझिए। टेकिंग ब्रेकफास्ट ही वेंट टू द ऑफिस। ब्रेकफास्ट करते करते ऑफिस चला गया वो, यानी वो ऑफिस भी जा रहा था और ब्रेकफास्ट भी कर रहा था। विल इट बी पॉसिबल? होगा पॉसिबल? नहीं होगा पॉसिबल, ठीक है। इस कारण से हमें यहां पर लिखना चाहिए कि ब्रेकफास्ट करने के बाद, यानी आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट करने के बाद ही वेंट टू द ऑफिस, वो ऑफिस गया और क्या किया? एंड ऑर्डर्ड द स्टाफ, ऑर्डर दिया टू कंप्लीट द वर्क। कैसे? विदाउट एनी फर्दर डिले। ये सारे यहां पर मेंशन है। देखिए, द फ्रेज टेकिंग ब्रेकफास्ट शुड बी रिप्लेस्ड विद आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट, और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों लिख लीजिए आप। या तो लिख दीजिए आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट, या फिर लिख दीजिए हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट। दोनों का मतलब वही है, यानी ब्रेकफास्ट करने के बाद। आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट और हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट, बोथ आर सेम, ठीक है। After taking breakfast is more straightforward, indicating the sequence of the events. Having taken breakfast is a more formal construction, and also indicates that the action of having breakfast occurred before the next event. ठीक है दोनों ही ठीक। कहीं पर कोई ऐसा नहीं है कि उसकी जगह इसको इस्तेमाल करो तो गलत हो जाएगा, नहीं। यू कैन यूज anyone as per your choice. In the sentence, the phrase taking breakfast needs to express the idea that the person completed the action of having breakfast before going to the office. So the correct sentence would be, after taking breakfast, he went to the office and ordered the staff to complete the work without any further delay. Having के बाद भी बिल्कुल इसी तरीके से है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी लगाइए आप, चाहे आफ्टर टेकिंग लगाइए चाहे हैविंग टेकन लगाइए, दोनों का मतलब है ब्रेकफास्ट करने के बाद। बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, मेंस लेवल का क्वेश्चन है। चलें आगे। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। रीडिंग न्यूज़पेपर विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंड बैंकिंग एंड बिजनेस कंसेप्ट। रीडिंग न्यूज़पेपर विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंड बैंकिंग एंड बिजनेस कंसेप्ट। ध्यान से बनाइए, लीजिए टाइमर। चलिए, समय समाप्त हुआ। रीडिंग न्यूज़पेपर विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंड बैंकिंग एंड बिजनेस कंसेप्ट्स। पढ़ते ही कितना ऑकवर्ड लग रहा है, ठीक है। रीडिंग न्यूज़पेपर क्या करती है हैबिट? विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंड, इन अंडरस्टैंड बैंकिंग। सही गलत? आइए देखते हैं।
यहीं पर एरर बन गई। पार्ट थर्ड में ऑप्शन नंबर थर्ड में एरर आ गई। इन अंडरस्टैंड बैंकिंग ये गलत है। सॉल्यूशन देखिए, द सेंटेंस कंटेन्स एन एरर इन पार्ट थर्ड, द फ्रेज इन अंडरस्टैंड शुड बी रिप्लेस्ड विद इन अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंड वर्ब होता है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा नाउन फॉर्म आती है, ठीक है, जेरेंड फॉर्म जो वहां नीचे लिखा है। द रीजन इज दैट आफ्टर द प्रेपोजिशन इन द वर्ब मस्ट बी इन इट्स जेरेंड फॉर्म, विच मीन्स नाउन होना चाहिए उसके बाद। अंडरस्टैंडिंग एक नाउन हो सकता है, अंडरस्टैंड एक वर्ब हो सकती है। प्रेपोजिशन वर्ब को नहीं उठाएगा, नाउन को उठाएगा जेरेंड फॉर्म में। जेरेंड मालूम है ना, V1 प्लस ING। सो द करेक्ट सेंटेंस वुड बी, करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, रीडिंग न्यूज़पेपर विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग बैंकिंग एंड बिजनेस कॉन्सेप्ट्स। क्लियर है अच्छे से? चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, कह रहे हैविंग हैड रीच्ड द स्टेशन यू मे make a telephone to your boss. Having had reached the station, you may make a telephone to your boss. ये सेंटेंस बना पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 वाला आप तब चुने जब आपको लगता है कि पूरा सेंटेंस बिल्कुल सही है। लीजिए टाइमर। चलिए समय समाप्त हुआ। हाँ, एडिशनल टाइम 2, 4, 5 सेकंड इसलिए दिया गया क्योंकि ये सेंटेंस बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है, ठीक है। जिन भी बच्चों ने ये सेंटेंस बना लिया है तो उसके लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए, समझ चाहिए। एरर आती है पार्ट 1 में, हैविंग हैड रीच्ड। अब ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है बच्चे, हैविंग हैड रीच्ड। हैविंग हैड रीच्ड में हैड जो है ना वो रिडंडेंट है, अननेसेसरी है। हैविंग रीच्ड का मतलब ही है आफ्टर रीचिंग द रेलवे स्टेशन और द स्टेशन। लिख लीजिए, हैविंग रीच्ड मीन्स आफ्टर रीचिंग। तो आफ्टर हैड रीचिंग बनेगा कुछ तो गलत हो जाएगा ना भाई। हैविंग रीच्ड का मतलब क्या है, आफ्टर रीचिंग, पहुंचने के बाद। तो हैविंग हैड रीच्ड क्या बना, आफ्टर हैड रीचिंग, नहीं गलत। तो हैड वहां पर सुपरफ्लुअस है, रिडंडेंट है उसका इस्तेमाल, उसकी कोई आवश्यकता वहां पर नहीं है। सही सेंटेंस क्या बने, हैविंग रीच्ड द स्टेशन यू मे मेक अ टेलीफोन टू योर बॉस। ये सही स्टेटमेंट बनी, ठीक है। सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन बोलते हैं, का अलग से चैप्टर होता है जहां पर ये सारा मिसलीनियस ग्रामर सारी होती है वहां पर। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। Many persons are coming to his concert to hear him to sing the religious songs. बहुत सारे लोग आ रहे हैं उसके कंसर्ट को सुनने के लिए। To hear him to sing the religious song. लीजिए टाइमर लीजिए। चलिए समय समाप्त हुआ, आइए देखते हैं। Many persons are coming to his concert to hear him to sing the religious songs. Now there is an error in part third. Error बनती है part third में, ऑप्शन नंबर थर्ड में, to hear him to sing.
This sentence contains an error in part third. The phrase to hear him to sing is incorrect because after the verb hear, the base form of the verb, which is also called bare infinitive, should be used. In this case, the verb hear is followed directly by the base form of the verb without to. This is a common structure when using verbs. कौन सी नोट कर लीजिए? See, hear, feel, watch, etc. ठीक है, जब इनका इस्तेमाल होता है बेयर इन्फिनेटिव आता है यहां पर. So the corrected sentence should be many persons are coming to his concert to hear him sing. To hear him to sing नहीं, base form. To hear him sing the religious songs. ये ठीक बनेगा बच्चे. ठीक है, इंपॉर्टेंट एरर है, बहुत बढ़िया लेवल की एरर है, अच्छे लेवल के कंसेप्ट है. चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने प्यारे बच्चों. We are in the final stage of resolve the issue which has been pending for over 2 years. 2 साल से पेंडिंग है. लीजिए टाइमर बनाइए. चलिए समय समाप्त हुआ. क्वेश्चन था वी आर इन द फाइनल स्टेज ऑफ रिजॉल्व द इश्यू विच हैज बीन पेंडिंग फॉर ओवर 2 years. एरर आती है पार्ट 2 में. पार्ट 2 में ऑप्शन नंबर 2 में एरर है ऑफ रिजॉल्व. देखिए ऑफ जो है ना प्रेपोजिशन है, लिख लीजिए यहां पर एक कंसेप्ट समझिए. Preposition is always followed by either a noun or a pronoun. नोट करिए, preposition is always followed by either a noun or a pronoun. ठीक है. अब ये जो रिजॉल्व है ना, ये वर्ब फॉर्म लिखी हुई है, नाउन नहीं है. ठीक है, preposition के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन आता है जो कि उसका ऑब्जेक्ट कहलाता है. तो रिजॉल्व की जगह क्या, रिजॉल्विंग. वही सारा यहां पर समझाया है. So the correct sentence should be or would be we are in the final stage of resolving the issue which has been pending for over 2 years. So instead of resolve there should be resolving. Instead of verb there should be a noun in gerund form, V1 plus ing form में. लिख लिया सब बच्चों ने? चले आगे. चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं. कह रहा when he entered the home he found the child sleeping and the fan moves slowly. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. अगर आप लॉजिकल हैं तो बहुत आराम से इसे बना लेंगे. चलिए तो यहां पर समय समाप्त हुआ. So this sentence was when he entered the home he found the child sleeping and the fan moves slowly. पढ़ने में बिल्कुल ठीक लग रहा है, but there is an error in this sentence. Let's find out where is the error and what is the error. एरर बनती है पार्ट 4 में, ऑप्शन नंबर 4 में, एंड द फैन मूव्स स्लोली. ये गलत है. The sentence contains an error in part 4. The word moves should be replaced with moving.
देखिए, the reason is that the phrase the fan moves slowly is inconsistent with the earlier part of the sentence. The structure, he found the child sleeping. Child sleeping, sleeping एडजेक्टिव है वहां पर. फैन मूव्स है वर्ब वहां पर. तो एक नाउन के साथ हम एडजेक्टिव लगा रहे हैं जबकि एक नाउन के साथ हम वर्ब लगा रहे हैं. दिस इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट. हाँ, यहां पर एक एरर बनती है. हमें दोनों नाउन को हम मॉडिफाई कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव से. देखिए, सो फैन मूविंग एंड चाइल्ड स्लीपिंग. तो दिस इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट. देखिए, इसलिए हम इसको चेंज किया हमने यहां पर. द चाइल्ड स्लीपिंग एंड द फैन मूविंग स्लोली. आई होप क्लियर है. Okay. Hence, we should move ahead. Now, question number 11. So, here comes question number 11 in front of you. क्या कह रहा है देखिए. Going towards the gate with a cup of tea, somebody switched off the light. Going towards the gate with a cup of tea, somebody switched off the light. देखें सही है गलत है. लीजिए टाइमर लीजिए. Okay, so time is up now. The sentence was going towards the gate with a cup of tea. Somebody switched off the light. आइए देखते हैं. So there is an error in part 1. Option number 1 में error बनती है. Going towards the gate. ये ठीक नहीं है. So the phrase going towards the gate is a dangling modifier. ठीक है, जब आप पढ़ेंगे यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब तो वहां पर आप समझेंगे. Going towards the gate. इसके लिए एक सब्जेक्ट चाहिए आपको. सब्जेक्ट क्या है? Somebody. अब somebody से अगर हम रिलेट करें दोनों जो क्लॉजेस हैं, somebody switched off the light, somebody going toward. तो अब क्या है यहाँ पर कि आपका सब्जेक्ट जो है ना वो एक ही है दोनों फ्रेजेस के लिए, दोनों क्लॉजेस के लिए. तो यहां पर एम्बिग्विटी बनती है, क्लैरिटी नहीं है. इसलिए हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, तो हमें यहां पर while going towards the gate, जब वो गेट की तरफ जा रहा था with a cup of tea, तब somebody switched off the light. किसी ने लाइट स्विच ऑफ कर दिया. ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस ये ग्रामेटिकली करेक्ट बन जाएगा. So the correct sentence should be what? While he was going towards the gate, somebody switched off the light. This should be the correct statement. Question number 12 now. Winter is the best season to explore the outdoors. Winter is the best season to explore the outdoors. Part 1, Part 2, Part 3, then Part 4. If you find that वही error नहीं है, then you should choose Part 5. लीजिए टाइमर. चलिए समय समाप्त हुआ. देखते हैं क्या होना चाहिए सही आंसर. So there is an error in part 4. Option number 4 जो है वो इनकरेक्ट है. Explore the outdoors, ये रॉन्ग है बच्चे. आइए समझते हैं. Use explore in place of explored. First form of the verb is used without to. जैसे अभी पहले भी हमने समझा था, base form of the verb. The sentence contains an error in part 4. The word explored should be replaced with explore. ठीक है, तो ये जो V2 लगाया ना ये गलत है. इट शुड बी इन V1. क्या सेंटेंस बनेगा आइए देखते हैं.
So the corrected sentence would be, or it should be like, winter is the best season to explore the outdoors rather than explored the outdoors. Is it clear? चलिए फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Question number 13. He asked me to completely forget her, but I know it was not possible. He asked me to completely forget her, but I know it was not possible. Part 1, 2, 3, 4. लीजिए टाइमर बनाइए. Okay, so time is up now. So the sentence was, he asked me to completely forget her, but I know it was not possible. पढ़ने में बोलने में सेंटेंस बिल्कुल ठीक लग रहा है, but there is a grammatical error in that. Let's find out what is the error. So the error is in part 2. Option number 2 is wrong. Completely forget her. यहां पर error बनती है. So this phrase should be replaced. Completely forget her should be replaced by forget her completely. Okay. The reason behind is that this is the case of split infinitive. Infinitive gerund participle ये सारा का सारा पार्ट है नॉन फाइनाइट वर्ब का, जहां पर क्या होता है कि हम स्प्लिट इन्फिनेटिव का इस्तेमाल नहीं कर सकते. ठीक है. तो कंप्लीटली फॉरगेट हर, ठीक है, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एम्बिग्यूटी. क्लैरिटी नहीं है वहां पर. ठीक है. तो जब हम इसको ऐसे लिख दें, ही आस्क्ड मी टू फॉरगेट हर कंप्लीटली. कंप्लीटली इज द एडवर्ब ऑफ डिग्री. फुली, कंप्लीटली, ये सब एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है. ठीक है. तो ही आस्क्ड मी टू कंप्लीटली, इट शुड बी ही आस्क्ड मी टू फॉरगेट हर कंप्लीटली. ठीक है. बट आई नो, लेकिन मुझे पता था दैट इट वॉज नॉट पॉसिबल. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. आई होप क्लियर है. ठीक है. चलिए, क्वेश्चन नंबर 14. The land records of this district will computerize by next year. The land records of this district will computerize by next year. So this is the question. Take the timer and find out the correct answer. Okay, so time is up now. So in this sentence, part 3rd में option number 3 में error है बच्चे. Will computerize जो लिखा है ना, this is wrong. So will computerized will be replaced by will be computerized. और या फिर हम ये भी लिख सकते हैं will have been computerized. ठीक है. will computerized जो है ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, जबकि ये पैसिव फॉर्म में लिखा जाना चाहिए. ठीक है. एक्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है will computerize, so it should be in passive form. So it should be either will be computerized or will have been computerized. दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल करिए. ठीक है. तो सेंटेंस क्या बनी? So the sentence should be like this. The land records of this district will be computerized or will have been computerized, हो चुके होंगे by next year. तो ये इसका सही करेक्शन बनेगा बच्चे.
दोनों के दोनों यहाँ पैसिव में लिखे हुए हैं, बोथ दीज एग्जांपल्स ना। एक विल बी कंप्यूटराइज्ड और एक विल हैव बीन कंप्यूटराइज्ड। जॉट डाउन कर लीजिए, आप लिख लीजिए। ठीक है, तो यहां पर जो क्रक्स है, जो जेस्ट है, जो एसेंस है, वो ये है दैट इट शुड नॉट बी इन एक्टिव वॉइस rather than it should be in passive voice. ओके, चलिए फिर नेक्स्ट सेंटेंस पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर मूव करते हैं बच्चे। So this is question number 15 in front of you. I have been knowing her for many years, but I don't know where she works. I have been knowing her for many years, but I don't know where she works. चलिए, पढ़ने में तो बिल्कुल सही लग रहा है, बट एक बार देखते हैं। बनाइए। चलिए, समय समाप्त हुआ। एक बार देखिए, 10 सेकंड और लीजिए, बनाइए। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपने अच्छे से बनाया होगा। तो सेंटेंस था आई हैव बीन नोइंग हर फॉर मेनी ईयर्स बट आई डोंट नो वेयर शी वर्क्स, ये स्टेटमेंट थी, है ना। अब थोड़ा इसका आंसर समझ लेते हैं एक बार। यहां पर जो एरर आई है वो पार्ट 1 में एरर है बच्चे। ऑप्शन नंबर 1 जो है इट इज नॉट करेक्ट। आई हैव बीन नोइंग हर, ठीक है, ये गलत है। नाउ इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय आई हैव नोन हर। देखिए, बहुत सारी ऐसी वर्ब है ना जो स्टेटिव वर्ब्स होती हैं। स्टेटिव वर्ब का मतलब है जिनमें स्टेट होता है, जिनमें एक्शन नहीं है। जैसे मैं बोलूं आई एम लविंग यू और समवन इज लविंग मी। सो फील, नो, लव, कंसीडर, बिलीव, थिंक, न जाने कितनी ऐसी वर्ब्स हैं, ये स्टेटिव वर्ब है। ये मेंटल स्टेट को या किसी भी तरीके की स्टेट को, इनमें कोई एक्शन नहीं है। जैसे आई एम बिलीविंग दिस, सही गलत। आई एम नोइंग यू, सही गलत। आई एम लविंग समवन, आई एम कंसीडरिंग दिस, आई एम ओनिंग अ कार। तो ये सब तो स्टेट है ना, आपकी स्टेट को दर्शाते हैं। तो स्टेटिव वर्ब कभी भी प्रोग्रेसिव टेंस में या फिर कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं आती है। इसको आप इधर परफेक्ट में लिखिए या इंडेफिनिट में लिखिए। तो बहुत ही बढ़िया सेंटेंस था। टेंस चैप्टर से यहां पर आपको बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट सीखने को मिला है। देखिए, आई हैव नोन हर फॉर मैनी ईयर्स, ये होना चाहिए, ठीक है। तो सही सेंटेंस बने आई हैव नोन हर फॉर मैनी ईयर्स बट आई डोंट नो वेयर शी वर्क्स। काफी सालों से मैं उसे जानता हूं, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि वो कहां पर काम करती है, ठीक है। लिख लीजिए, नो इज अ स्टेट, लिखिए एक बार। नो इज अ स्टेटिव वर्ब, therefore it should not be used in any progressive tense. Progressive means what? Continuous tense. ठीक है, लिख लिया आपने। चलिए, तो ये बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट था। किस चैप्टर से था?
टेंस टॉपिक से। आई हैव नोन हर फॉर मैनी ईयर्स बट आई डोंट नो वेयर शी वर्क। चलिए मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। अ फिलोजेनिस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड फिलोजेनिस्ट? देखिए इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर लिखा हुआ है। अ फिलोजेनिस्ट इज अ पर्सन हु लव्स वुमेन। तो ये दोनों वर्ड फिलोजेनिस्ट और मिसोजेनिस्ट एक दूसरे के एंटोनिम है। लिख लीजिए, फिल का मतलब है, ये रूट वर्ड है बच्चे, जॉट डाउन अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ वोकैब, PHIL, fill. If you find fill anywhere, something is related to love. Philogynist, bibliophile, one who loves books. Philosophy, philanthropist. तो फिल का मतलब है लव। मीजो या मीसो का मतलब है हेट। फिल लिख लिया, अब लिखो मीजो या मीसो, MISO, हेट। एक वर्ड और लिखो, गायने, GYNE। देखिए कितने बढ़िया बढ़िया हम वोकैब भी सीख रहे हैं साथ के साथ। तो डिक्शनरी में कहीं भी फिल मिला तो लव, मीजो या मिसो मिला तो हेट, गायने फीमेल, गर्ल और वुमेन। तो फिलोजेनिस्ट बना अ पर्सन हु लव्स वुमेन, मिसोजेनिस्ट बना अ पर्सन हु हेट्स वुमेन। ठीक है, चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन पर। अ फिलोजेनिस्ट इज अ पर्सन हु लव्स वुमेन बट अ मिसोजेनिस्ट इज अ पर्सन हु इज हेटिंग वुमेन। तो ये है क्वेश्चन आपका, ध्यान से बनाइए। लीजिए टाइमर। चलिए समय समाप्त। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम इसलिए दिया ताकि इतने सारे वर्ड्स मैंने आपको समझा दिए हैं। अब आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा कि एरर क्या है, कहां पर है, और उम्मीद है कि आपने बिल्कुल सही एरर बनाया होगा। एरर बन गया पार्ट 4 में, ऑप्शन नंबर 4 में, हु इज हेटिंग। ठीक है, इज हेटिंग ये जो लिखा है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखा हुआ है। हमें यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी इज हेटिंग की जगह हेट्स लिखना चाहिए। रिप्लेस हु इज हेटिंग बाय हु हेट्स। अब ये सारा का सारा मैंने आपको बता दिया प्यारे बच्चे, जितने भी फैक्ट होते हैं वो इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। So the correct sentence would be or should be, a philogynist is a person who loves women but a misogynist is a person who hates women. So this should be the correct statement. अब अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे क्या कह रहा है? We have spent most of the profits that we earn last year on purchasing new computers. We have spent, हमने खर्च कर दिया ज्यादा से ज्यादा जो प्रॉफिट था, जो उन्होंने कब कमाया था, दैट वी अर्न लास्ट ईयर ऑन परचेजिंग न्यू कंप्यूटर्स, खरीदे थे उन्होंने उससे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से बनाना। लीजिए टाइमर लीजिए। Okay, so time is up now. Let's move on. So there is an error
इन पार्ट थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड में बच्चे एरर बनती है। ये जो दैट वी अर्न लिखा है ना, ये देखिए वी अर्न लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और बात कहां की हो रही है? लास्ट ईयर की। तो लास्ट ईयर का मतलब बात कहां गई है? टाइम कहां का है? पास्ट का है ना। देखिए टाइम ऑलवेज गवर्न्स टेंस, और टेंस शुड बी फंक्शन एज पर द टाइम। अगर टाइम प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट का टेंस लिखिए, पास्ट का है तो पास्ट का। तो लास्ट ईयर है इसलिए V1 की जगह V2 लगाइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट की जगह पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल कीजिए, which means the phrase that we earn should be replaced by that we earned। यानी जो हम कमाते हैं नहीं, जो हमने कमाया। कब कमाया? लास्ट ईयर कमाया। So the correct tense here is earned past simple instead of earn present simple, because we are referring to something that happened in the past year or last year। ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या बना? वी हैव स्पेंट मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट्स दैट वी अर्न लास्ट ईयर ऑन परचेजिंग न्यू कंप्यूटर्स। ठीक है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट बनी। चले अगले क्वेश्चन पर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस हैं टेंस टॉपिक से ये सारे के सारे। चलिए आ गए क्वेश्चन नंबर 18 पर बच्चे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने। She came to the party much later than I expect। She came to the party much later than I expect। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आई होप बना लेंगे आप लोग सब। चलिए ट्राई करिए। समय समाप्त हुआ। पार्ट 1 में था शी केम टू, पार्ट 2 था द पार्टी मच, पार्ट 3 था लेटर देन, और पार्ट 4 था आई एक्सपेक्ट। ठीक है, अब आइए समझते हैं। एरर बनती है पार्ट 4 में, आई एक्सपेक्ट। समझते हैं। नाउ वी नीड टू रिप्लेस आई एक्सपेक्ट बाय आई हैड एक्सपेक्टेड। पिछली वाली क्लास में, कल वाली क्लास में, या पार्ट 3 में या 4 में मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिखवाया था, जो कि टेंस टॉपिक से था। whenever you find two action of the past whenever you find two action of the past, the action which happens earlier should be used or should be reflected or should be represented in past perfect tense, and the action which happens afterwards, ठीक उसके बाद, should be reflected in past indefinite। हिंदी में समझते हैं। जब भी कभी पास्ट के आपको दो एक्शन मिल रहे हैं, दोनों एक्शन ऐसे हों कनकरेंट एक्शन, एक पास्ट में पहले हुआ और एक पास्ट में बाद में, तो जो पहले हुआ उसे पास्ट परफेक्ट में लिख दीजिए, और जो बाद में हुआ उसे पास्ट इंडेफिनिट में लिख दीजिए। ठीक है। एक्सपेक्ट कब किया था? पार्टी होने से पहले। ठीक है, इसलिए देखिए क्या कह रहा है कि आई एक्सपेक्ट शुड बी रिप्लेस्ड बाय आई हैड एक्सपेक्टेड। शी केम टू पार्टी मच लेटर, बहुत बाद में आई, देन आई हैड एक्सपेक्टेड, क्योंकि उसने पहले कभी सोचा था कि भाई वो समय पर या टाइम से पहले जो भी सोच रहा था वो। ठीक है, तो पार्टी में आया या नहीं आया पता नहीं, लेकिन कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए लिख लिया आप सब बच्चों ने। करेक्ट स्टेटमेंट बनी, शी केम टू द पार्टी मच लेटर देन आई हैड एक्सपेक्टेड। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चे।
क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है द टीचर टोल्ड अस दैट वी शुड रिमेन इन द हॉस्टल इफ इट रेन्स। वी शुड द टीचर टोल्ड अस दैट वी शुड रिमेन इन द हॉस्टल इफ इट रेन्स। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से बनाना। लीजिए टाइमर। चलिए, समय समाप्त हुआ। द टीचर टोल्ड अस दैट वी शुड रिमेन इन द हॉस्टल इफ इट रेन्स। ये सेंटेंस था, आइए देखते हैं। एरर बनती है पार्ट 4 में, ऑप्शन नंबर 4 में, इफ इट रेन्स, ये गलत है। नाउ इफ इट रेन्स should be replaced by if it rained. The reason is that the main clause is in past, the teacher told us, so the subordinating clauses will also be in past, as a subordinating clause is a dependent clause which is dependent on the main clause. So the corrected sentence should be or would be like this: the teacher told us that we should remain in the hostel if it rained. This maintains the consistency of the tenses and properly conveys the meaning. ठीक है, एक चैप्टर मैंने आपको कल परसों की क्लास में बताया था प्यारे बच्चे, जिसका नाम है कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस में भी अगर आप देखें तो कोई भी इमेजिनेशन, विश, डिजायर हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ लिखी जाती है। B2 में अगर बारिश हुई होती, देखिए क्या कह रहा है, द टीचर टोल्ड अस दैट वी शुड रिमेन इन द हॉस्टल इफ इट रेन्ड। ठीक है, अगर बारिश हुई होती तो टीचर ने ऐसा कहा था कि हमें हॉस्टल में ही रहना था। ठीक है, तो हमेशा इमेजिनेशन, विश, डिजायर सबके सब V2 में चलती हैं, पास्ट इंडेफिनिट में, इसीलिए यहां पर रेन्स की जगह रेन्ड लिखना पड़ा। क्लियर है सब बच्चों को? बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 नाउ क्या कह रहा है? इफ ही वुड हैव डन दिस, he would have done wrong and would have deceived many of his relatives. If he would have done this, अगर उसने ऐसा किया होता, he would have done wrong, उसने गलत किया होता, and would have deceived. What is the meaning of verb deceive? To betray, to cheat, fraud, beguile. लिखिए, अच्छे अच्छे वर्ब लिखिए, अच्छे अच्छे वर्ड्स लिखिए। चीट करना, फ्रॉड करना, बेगाइल करना, मिसलीड करना, कॉन करना, CON कॉन, ड्यूप करना, DUPE, डिच करना, DITCH। तो वोकैब का आपके पास भंडार होना चाहिए बच्चे। मेरे बच्चे के पास वोकैब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वोकैब से वो बहुत गरीब दिखे। नहीं, हम पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छे से सीखेंगे। So if you want to be perfect in a language, you should have a good amount of impressive words, है ना? जैसे फ्रॉड तो कॉमन वर्ड है, लेकिन अगर किसी ने कॉन बोला, या ड्यूप, तो ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे तो हम इंप्रेसिवली बोल भी पाएंगे, लिख भी पाएंगे। ठीक है, अब स्टेटमेंट पर आते हैं। इफ ही वुड हैव डन दिस, ही वुड हैव डन रॉन्ग एंड वुड हैव डिसीव्ड, इसका मतलब उसने चीट किया होता मैनी ऑफ हिज रिलेटिव्स। ये क्वेश्चन है बच्चे, चलिए बनाइए। समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं। यहां पर एक एरर बनती है पार्ट 1 में बच्चे।
if he would have done this. Conditional sentences. Replace if he would have done this by if he had done this. कंडीशनल सेंटेंसेस में जो कंडीशन नंबर 3 होती है, जिसको हम इम्पॉसिबल कंडीशन कहते हैं, जहां पर इफ के साथ पास्ट परफेक्ट चलता है, इफ के साथ पास्ट परफेक्ट चलता है, ठीक है। तो ये जो वुड हैव डन लिखा नहीं, गलत लिख दिया, ठीक है। ही हैड डन दिस, ये ठीक हो गया। इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, ठीक है ना। So the correct sentence should be like this: if he had done this, तो correct sentence क्या बना? If he had done this, he would have done wrong and would have deceived many of his relatives. If clause में हमें past perfect tense का इस्तेमाल करना चाहिए, फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हम। लिख लीजिए, यू शुड नॉट यूज फ्यूचर टेंस इन इफ क्लॉज, कंडीशनल क्लॉज। लिख लिया सब बच्चों ने? तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला। तो यहां पर ये हमारा सेशन समाप्त हुआ प्यारे बच्चों। बहुत ही जबरदस्त सेशन था। आई होप इतने अच्छे अच्छे कंसेप्ट थे, प्रोनाउन से, टेंस से, कंडीशनल से बहुत कुछ सीखने को मिला हमें, है ना। तो इसी तरीके से मन लगाकर पढ़िए, अच्छे से सीखिए, बने रहिए साथी ऐप के साथ, हम हमारे इस इनिशिएटिव के साथ, और सीखते रहिए प्यारे बच्चों। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में प्यारे बच्चों। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।